हेलो बच्चों। आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है oogenesis। और पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं oogenesis। oogenesis है क्या? देखिए, अगर हम लोग एकदम आसान भाषा में इसको डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द oogenesis, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फॉर्मेशन ऑफ एगम बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं oogenesis। आप एनसीईआरटी का डेफिनेशन अगर किताब में देखिए तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। यहाँ पे ये स्क्रीन छोटा है लेकिन बुक में आप देखिएगा ये लिखा हुआ है कि एग के बनने को या ओवम के बनने को, एक टर्म बहुत क्लियर नहीं हमको होता है बट एक बोल सकते हैं, या ओवम के बनने को हम लोग बोलते हैं oogenesis। ओके, देखिए oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से कुछ हद तक अलग तरह से होती है, यानी जो पूरी प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग होती है। कुछ मेन पॉइंट क्या है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम क्या है भाई? फीमेल गैमीट है, ठीक है। और ये फीमेल गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉइड, ठीक है। इसके अलावा शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। कहाँ बनेगा? फीमेल गोनैड में। जो फीमेल गोनैड है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओवरी। हार्मोन कौन सा इन्वॉल्व होगा? अगेन जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हार्मोन्स के बारे में, तो वही हार्मोन हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, है ना। GnRH, FSH, LH। लेकिन अब जो सेक्सुअल हार्मोन है यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन तो सिमिलर है, FSH और LH, इसके अलावा GnRH। लेकिन जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हो तो वहां पे हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन की बात करते हैं। आप जब oogenesis पढ़ोगे तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोजन की, है ना। किस हार्मोन की? एस्ट्रोजन की। तो व्हाट इज द oogenesis? oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ mature female haploid gamete under the influence of these hormones, ठीक है। जो ओवम है वो क्या है? हैप्लॉइड है, इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, स्फेरिकल है, नॉन मोटाइल है, और कहां बन रहा है? फीमेल गुनैड, जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? ओवरी बोल रहे हैं, वहां पे इसका फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो आप oogenesis जब पढ़ोगे तो वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा किस हद तक ये अलग है। फॉर्मेशन दोनों जगह गैमेट हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप क्या बोलते हो भाई? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, और oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो oogenesis की जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो रही है बिफोर बर्थ, है ना। बिफोर बर्थ यानी जो फीमेल फीटस है उसके जन्म से पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। लेकिन जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आ रही है। लेकिन यहां पे ये प्रोसेस कब स्टार्ट हो रही है? बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो रही है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनसाइड फीटल ओवरी। जो पूरी प्रोसेस है oogenesis की, उसका स्टेप जो है, यानी अलग अलग स्टेप हैं, तो जो स्टेप स्टार्ट हो रहा है oogenesis का, प्रोसेस जो स्टार्ट हो रही है oogenesis की, वो बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो रही है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस निकल गया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, राइट। और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि जो oogenesis का प्रोसेस है, दिस इज
initiated during embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after the birth. तो प्रोसेस कब स्टार्ट हो रही है? बिफोर द बर्थ। बार बार इसको दोहरा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपको इसको रिकॉल रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो oogenesis का प्रोसेस है फीमेल में वो बिफोर बर्थ होगा, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो फीमेल फीटस है उसकी ओवरी में oogenesis की प्रोसेस बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाएगी। नाउ अब हो क्या रहा है कि जो सपोज करो, मान लो ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सही कर देता हूं, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है और ये मान लेते हैं जर्मिनल एपिथेलियम है, ठीक है। ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम है। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये बनी होगी जर्म सेल से मिलकर। ओवरी की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसको हम लोग मान रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये किससे मिलकर बनी होगी? जर्म सेल से, ठीक है, जर्म सेल। और ये जर्म सेल क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगी। मतलब फीमेल बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं सभी डिप्लॉयड है, राइट। अब इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 44 प्लस XX है ना। 44 क्या हो गया भैया? ऑटोसोम हो गया, और ये क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम हो गया। मतलब कुल क्रोमोसोम का नंबर अपने पास कितना आ गया? 46, 44, 45, 46। देखिए गैमेट सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैच्योर गैमेट सेल के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल सोमेटिक सेल्स या बॉडी सेल्स जो भी हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 46। अब इसी से हैप्लॉइड गैमेट बनना है। तो ये डिवाइड कर रही हैं और क्या बना रही हैं? oogonia बना रही हैं, है ना। ये क्या बना रही हैं? oogonia बना रही हैं। oogonia के लिए आपकी किताब में शब्द क्या लिखा हुआ है? गैमीट मदर सेल। अब किस प्रकार की गैमेट बना रही है? फीमेल गैमेट। तो इसको आप बोल सकते हो oogonia को ओवम मदर सेल। दीज सेल्स आर डिप्लॉयड, है ना, डाइप्लॉयड है। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 2n है। तो जो ओवम मदर सेल है ये कब बन रही है? इसका फॉर्मेशन कब हो रहा है? बिफोर बर्थ हो रहा है, और मिलियंस ऑफ oogonia का फॉर्मेशन हो जा रहा है। लिखा है ना यहाँ पे, couple of millions gamete mother cells are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. अब बच्ची का जन्म हो रहा है ना, जो फीमेल फिटस है वो वेल डेवलप्ड हो जा रही है और डिलीवरी हो रही है। तो बिफोर डिलीवरी यानी बिफोर बर्थ जितनी भी oogonia बनना है ये oogonia बन जाएगी कहां पर? इस ओवरी में। आफ्टर द बर्थ नई oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां पे मैं लिखता हूं नो मोर oogonia फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद किसी भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होना। जितनी भी एग मदर सेल है, ओवम मदर सेल है या गैमीट मदर सेल है, ओवरी में फीमेल के बिफोर द बर्थ बनेगी, है ना। देखिए फीमेल का मतलब ये नहीं है कि मदर बॉडी की बात हो रही है, उस फीमेल फिटस की बात हो रही है जो माँ के यूट्रस में डेवलप हो रही है, उसकी ओवरी में। इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा। नाउ अब जो oogonia बन गई इसके बाद क्या हो रहा है? बिफोर द बर्थ जितनी भी oogonia बन गई, अब मिलियंस ऑफ oogonia बन गई। अब इनके साथ क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हैं? ठीक है, जो oogonia बन गई, दीज सेल्स start division and enter prophase first of the meiotic division and get temporarily arrested at the stage called primary oocyte. अब ये सेल्स क्या करती हैं? डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक oogonia ले लिया। अब ये हमारी oogonia है, oogonia, और ये स्टार्ट कर रही है डिवीजन,
है ना, कौन सा डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, ये स्टार्ट करिए यूगोनिया स्टार्ट डिवीजन। लिखा क्या है कि डी सेल से स्टार्ट डिवीजन है, इंटर इनटू अ प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में एंटर करती हैं और टेम्पररी अरेस्टेड हो जाती हैं। मतलब प्रोफेज का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, रुक जाएगा, कंप्लीट इमीडिएटली नहीं होगा, वो रुका हुआ है प्रोसेस। यूगोनिया में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, वो इंटर कर रही है मियोसिस फर्स्ट में और प्रोफेज फर्स्ट में जाकर हाल्ट कर जा रही है, रुक जा रही है, नॉट परमानेंटली, टेम्परेरी। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी आगे चलकर, कब होगी वो अभी आगे देखेंगे, लेकिन ये रुक जा रही है। और क्या कहला रही है, प्राइमरी oocyte। नाउ इट इज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte। ठीक है, मियोसिस स्टार्ट हुआ है, प्रोफेज फर्स्ट चल रहा है, लेकिन ये अभी क्या है, टेम्पोरली अरेस्टेड है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ क्रोमोसोम नंबर अभी अपने पास क्या है, 2n ही है ना, यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2n है। तो क्रोमोसोम की संख्या में कोई बदलाव भाई साहब नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंज क्रोमोसोम में अभी नहीं हुआ है क्योंकि मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है भाई। आगे क्या कह रहे हैं कि each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and it is called the primary follicles। अब जो प्राइमरी oocyte है, जितनी भी प्राइमरी oocyte है, भाई मिलियंस ऑफ यूगोनिया बनी है तो मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte होंगे, मान लेते हैं। हमको सबकी बात नहीं करनी, किसी एक की बात करते हैं कि कोई एक यूगोनिया है, ये कन्वर्ट हो गई प्राइमरी oocyte में, इसने मियोसिस स्टार्ट किया यूगोनिया ने और इंटर की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में और टेम्पररी क्या हो गई, ये अरेस्टेड हो गई, मान लो जेल में बंद हो गई, ऐसे समझ लो। और फिर क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ एक इस तरह से लेयर बन रही है, इस लेयर को नाम दे रहे हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, है ना, क्या नाम दे रहे हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या लिखा है, each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and it is called the primary follicles। किताब सामने रखिएगा, क्योंकि ये वाला पेज जो है काफी ज्यादा स्मॉल है तो हो सकता है आपको विजिबल ना हो, तो किताब में आप देख सकते हैं लाइनिंग। तो ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर बन जा रही है। और अब यही स्ट्रक्चर आपका क्या कहला रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या कहला रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, प्राइमरी oocyte और एक लेयर दिख रही है ग्रेनुलोसा सेल की। आगे क्या कह रहे हैं, a large number of these follicles degenerate from the phase during the phase from birth to the puberty। अब मिलियंस ऑफ यूगोनिया है तो उसी हिसाब से हम लोग मान लें कि लाखों यहाँ पर प्राइमरी oocytes भी होंगी, लेकिन ये प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल्स मिलाकर क्या बना रही हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है बर्थ से लेकर, ठीक है ना, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी वाली स्टेज जब आ रही है, प्यूबर्टी स्टेज मान लो एक जनरल सोल्यूशन कंडीशन हम दे देते हैं, मान लीजिए ये 12 साल, ठीक है, हम कोई रेंज नहीं लिख रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया कि फीमेल में जो प्यूबर्टी आ रही है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, वो 12 साल की हो रही है। तो बर्थ से लेके 12 साल तक जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, लार्ज नंबर प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो जा रही हैं, डीजेनरेट हो जा रही हैं, खत्म हो जा रही हैं, डिस्ट्रक्ट कर जा रही हैं। और प्यूबर्टी के समय केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट इन ईच ओवरी, है ना, क्या लिखा है, therefore at the time of puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। तो यहाँ पे जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी के दौरान बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स खत्म हो जा रही हैं,
और प्यूबर्टी के समय यानी इस समय 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन होती हैं यानी बची होती हैं इन ईच ओवरी है ना, प्रत्येक ओवरी के अंदर। तो टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 1,20,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हो गई या 1,60,000 हो गई, है ना। वर्ड यहाँ पे क्या लिख रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में। तो 2 ओवरी होती है, आपको पता है, फीमेल में टेस्टिस, मेल में 2 होता है। दिस इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो ओवरी है इसी को हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। यह हार्मोन भी सिक्रीट करती है और गैमेट भी बनाती है। तो एक बार रिकैप कर देते हैं जल्दी से। व्हाट इज द oogenesis? oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट। इसके बनने की प्रक्रिया को हम लोग oogenesis कहते हैं। जो ओवम हमारा है वो हैप्लॉइड होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं 23 होंगे, है ना। क्या होगा 23 का मतलब यहाँ पर क्या होगा 22 प्लस एक्स। भाई ऑटोसोम 22 होंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, वाई वाली कहानी है ही नहीं। तो जितना भी ओवम बनेगा सब में सेक्स क्रोमोसोम के तौर पे केवल क्या मौजूद होगा एक्स मौजूद होगा और एक ही एक्स मौजूद होगा। इसके अलावा शेप इसका कैसा बोल रहे हैं स्फेरिकल होता है। नॉन मोटाइल होगी, ये मोटाइल जो ओवम है ये नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म की तरफ से मोटाइल नहीं होता क्योंकि स्पर्म में टेल प्रेजेंट होता है जो उसको मूवमेंट में मदद करता है। कहां बन रहा है फीमेल गोनैड के अंदर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे नाम क्या देते हैं ओवरी। हार्मोन कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कॉमन हार्मोन होते हैं जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके अलावा पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन, दिस इज कॉल्ड द फीमेल सेक्स हार्मोन। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन्स ये प्रोसेस हो रही है। तो oogenesis के प्रोसेस स्टार्ट कब हो रही, बिफोर द बर्थ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल में, और आफ्टर द बर्थ, है ना, आफ्टर द बर्थ नई ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं कोई नई ओगोनिया एडेड होगी। जो कुछ बनना है बिफोर बर्थ हो जाएगा। अब ये जो ओगोनिया बन रही है ओवरी में ये स्टार्ट करती हैं यानी एंटर करती हैं मियोसिस फर्स्ट में, और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जाती हैं और फिर क्या हो जाती है टेम्पररी परमानेंट कुछ समय के लिए यानी प्यूबर्टी तक के लिए। अगर 12 साल है तो मैं ऐसे मान लो कि 12 साल तक के लिए ये क्या करती हैं हाल्ट कर जाती है, इसी स्टेज में रह जाती हैं प्रोफेज फर्स्ट में, कंप्लीट नहीं करती हैं प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में ही रहती हैं। उस दौरान क्या हो रहा है कि जो हमारी प्राइमरी oocyte है यानी ओगोनिया कन्वर्ट हो गई किसमें प्राइमरी oocyte में, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जा रही है ग्रेनुलोसा सेल्स की, और अब इसे कह रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। अब आगे क्या बोल रहा है कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते लार्ज नंबर प्राइमरी फॉलिकल्स डाई कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और ओवरी में ईच ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स मौजूद रहेंगी। कितनी 60,000 से 80,000, ये याद रखना इन ईच ओवरी। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स हमारी बन गई है और प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे डिस्ट्रॉय भी कर गई है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिए, एक ही बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट बस इसका रीडिंग लगाते चले जाएं और आपको बताते चले जाएं, तो हो तो सकता है वो भी, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एक बार पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, समझ में आ जाए। कोई दिक्कत है तो पूछिए, है ना। नाउ
यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्यूबर्टी के समय 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हर एक ओवरी में बचती है। अब आगे क्या कह रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका, थीका मतलब आप लेयर कह सकते हो, आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स, और ज्यादा लेयर बन जा रही हैं। ये सेम स्ट्रक्चर ये मान लेते हैं हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स को कन्वर्ट करते हैं हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स में, इसे कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइमरी oocyte, और इसके चारों तरफ और लेयर दिखा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये और ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर लग गई। ठीक, नाउ दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या है, बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है, और अंदर क्या है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, विच वन इज द डिप्लॉयड। अभी डिवीजन नहीं हुआ है, अभी किसमें चल रही है भाई साहब, प्रोफेस फर्स्ट में ही चल रही है। प्रोफेस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आप ऐसे बोल सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसे नाम क्या दिया गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स। फिर क्या कह रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल्स सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फॉलिकल। ये सारी कहानी कब हो रही है, प्यूबर्टी पर पहुंचने के बाद हो रही है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बर्थ से ही शुरू हो गया है, प्यूबर्टी के समय अब सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, और सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या हो रहा है, बहुत सारी लेयर्स बन जा रही हैं, मेनी लेयर्स। यहाँ कह रहे हैं सराउंडेड बाई मोर लेयर्स। मोर लेयर क्या है, नंबर नहीं दिया हुआ है, मान लो हम 3 लेयर बना दिए हैं, 2 लेयर बना दिए हैं, बट नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ जा रही हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फॉलिकल which is characterized by a fluid filled cavity that is called the antrum। अब नई चीज यहां पर आ गई, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग आगे ले जाते हैं, है ना। ये मान लेते हैं हमारी प्राइमरी oocyte है, दिस वन इज द प्राइमरी oocyte, और यहां पर लेयर है सारी, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स की, और ये इस तरह से लेयर बना लेते हैं। देखिए है तो बहुत कुछ, लेकिन अभी एनसीईआरटी वाइज ही हम लोग समझते हैं। और फिर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जा रही है, मान लो इसको हम लोग इस तरह से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड भर देते हैं। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी को नाम क्या दे रहे हैं, एंट्रम, और इस स्ट्रक्चर को नाम, इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम क्या दे रहे हैं, टर्शरी फॉलिकल्स। और इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसे नाम क्या दे रहे हैं, एंट्रम नाम दे रहे हैं। जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो क्या होती हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं, बहुत सारी डाइजेस्ट हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को नाम क्या दे रहे हैं, एंट्रम कह रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, जो थीका लेयर है, यानी कि ये जो लेयर है थीका लेयर, ये 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। मान लो कि ये बाहर वाली लेयर है, इसको एक्सटर्ना कह रहे हैं, थीका एक्सटर्ना, और ये मान लेते हैं इनर लेयर, इसको इंटरना कह रहे हैं। 2 लेयर, इंटरना, थीका एक्सटर्ना एक्सटर्नल साइड में, और थीका इंटरना इंटरनल साइड में। ये आपके भी क्या है, सॉरी सेकेंडरी तो नहीं है, अभी हम प्राइमरी बात करते हैं, प्राइमरी oocyte जो भी डिप्लॉयड है। अब यहीं पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या कह रहा है, it is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicles grow inside and complete its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of large secondary oocyte and a tiny first polar body. टर्शरी फॉलिकल्स में जो प्राइमरी oocyte है वो साइज में क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, साइज में ग्रो कर रही है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग
ग्रेनुलोसा सेल्स। और अब यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जा रहा है। किस स्टेज में? अंडर द टर्शरी फॉलिकल्स। ध्यान रखना, सेकेंडरी फॉलिकल्स नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ टर्शरी फॉलिकल्स में। टर्शरी फॉलिकल्स क्या करेंगे? ग्रो कर रही हैं। तो जब टर्शरी फॉलिकल ग्रो करेगी तो यहाँ पे oocyte भी ग्रो करेगी। कौन सी oocyte? प्राइमरी oocyte। और यहाँ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारी हो गई सेकेंडरी oocyte, है ना। दिस वन इज द डिप्लॉयड। सेकेंडरी oocyte जो बन रही है वो क्या हो जा रही है? हैप्लॉयड हो रही है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया है। और बाहर हम लोग लेयर दिखा देते हैं उसी तरह से, ये फ्लूइड दिखा देते हैं। नाउ इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी oocyte व्हिच इन वन इज द हैप्लॉयड। अब यहाँ पे हैप्लॉयड हो गया भाई, इसके पहले क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड था, अब यहाँ पर क्या हो गया? हैप्लॉयड हो गया। अगर यहाँ डिप्लॉयड लिखें तो यहाँ पे सिचुएशन क्या थी? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, प्राइमरी oocyte में यहाँ पे सिचुएशन थी 44 प्लस XX। नाउ अब यहाँ पे सिचुएशन आपकी क्या हो गई क्रोमोसोम की? 22 प्लस X, है ना। ये डिवीजन कह रहा है जो मियोसिस फर्स्ट जो कंप्लीट हुआ ये अनइक्वल है। दिस इज अनइक्वल। अब अनइक्वल का मतलब कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल होगी बट साइटोकाइनेसिस इक्वल नहीं होगी, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन तो इक्वल होगा जो इसका न्यूक्लियस है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसमें लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन एक छोटा सा और सेल बन रहा है, इसको नाम दे रहे हैं पोलर बॉडी या पोलोसाइट, which has the haploid number of chromosome, but साइज इसका छोटा है। क्यों? क्योंकि बल्क अमाउंट में, अधिक अमाउंट में जो साइटोप्लाज्म था वो कहाँ चला आया? सेकेंडरी oocyte में। इसको ऐसे समझिए, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। कहाँ पे बताऊँ? चलिए यहाँ पे इसको रफ करके बता देता हूँ, या रिवीजन करने में फिर प्रॉब्लम होगा। चलो यहीं देखते हैं। ये हमारी मान लेते हैं क्या है? प्राइमरी oocyte। स्टेज कौन सा चल रहा है? टर्शरी फॉलिकल चल रहा है। और टर्शरी फॉलिकल्स में ही प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा। अब जो डिवीजन होगा ये अनइक्वल होगा, एक छोटा सा सेल बन जा रहा है और एक बड़ा सा सेल बन रहा है। तो ये प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte से क्या बना? सेकेंडरी oocyte बना, क्योंकि मियोसिस यहाँ कंप्लीट हुआ प्यूबर्टी के समय। और ये हो गया N, ये क्या भाई साहब? 2N है। ये क्या बना है? पोलर बॉडी। छोटा सा सेल जो बना पोलर बॉडी, ये भी N है। तो क्रोमोसोम का बंटवारा तो इक्वल हुआ, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन तो इक्वल हुआ, कैरियोकाइनेसिस इक्वल हुई, लेकिन साइटोप्लाज्म जो यहाँ ज्यादा अमाउंट में था वो किसके पास चला गया? सेकेंडरी oocyte के पास। तो इसका साइज बड़ा है, जबकि इसका साइज क्या हो गया? छोटा। तो अब साइटोप्लाज्म ज्यादा है ही नहीं, तो इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ये सेल क्या करेगी? डीजनरेट कर जाएगी। ये क्या करेगी? डीजनरेट कर जाएगी, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, it is unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte, and a tiny first polar body। पहली first polar body बन रही है, इसको first polar body भी लिख देते हैं, जो small है। ये unequal division है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? कोई दिक्कत यहां तक? मुझे लगता है नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, कह रहा है सेकेंडरी oocytes रिटेन, इसको और बड़ा कर दूं, सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। वही बात हो गई कि ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेकेंडरी oocyte में चले जा रहे हैं, पोलर बॉडी में नहीं जा रहे। तो पोलर बॉडी क्या हो जाएगी भाई? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कह रहा है इसका कोई एडवांटेज है? जाहिर सी बात है एडवांटेज है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जायगोट का जो इनिशियल डेवलपमेंट है, यानी ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज आप बोल सकते हैं, है ना, कि जायगोट डिवाइड करता है, मारूला वाला स्टेज में आता है, मारूला से जाता है ब्लास्टुला वाले स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? इसी सेकेंडरी oocyte से मिलेगा, क्योंकि अभी प्लेसेंटेशन नहीं हुआ है ना। ब्लास्टोसिस्ट
ब्लास्टोसिस स्टेज जब आएगी उसी दौरान जाकर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होता है, फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, बाकी सारी प्रोसेस होती है, तो अभी वो आगे ही कहानी है। तो इसलिए ज्यादातर साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाएगा बेटा, सेकेंडरी ओसाइट में, क्योंकि वही आगे चलकर फर्टिलाइज एग बनेगी, यानी जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। अभी सेकेंडरी ओसाइट बनी है, एग या मैच्योर ओवम नहीं बना है, इसको दिमाग में लेके चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्या लिखा है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। लिख रहे हैं कि एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, हमको इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है। तो जब क्लियर नहीं तो इस पर बहस ही नहीं करना, आगे बढ़ जाते हैं। द टर्शरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। अभी मैच्योरिटी नहीं आई है फॉलिकल्स की, टर्शरी फॉलिकल्स में क्या बन गया भाई, आपका सेकेंडरी ओसाइट बन गया है ना, टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर, लेकिन वो मैच्योर नहीं हुआ। अब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स जब हो रहा है तो देखिए क्या हो रहा है। ये मान लेते हैं हमारी टर्शरी फॉलिकल्स है, एक डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। ये हो गई सेकेंडरी ओसाइट, ग्रेनुलोसा सेल्स, ये एट्रम दिखा देते हैं। ये हो गई सेकेंडरी ओसाइट, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, टर्शरी फॉलिकल्स का। अब ये कन्वर्ट हो रही है किसमें भाई, ये कन्वर्ट हो रहा है टर्शरी फॉलिकल मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, है ना, सेकेंडरी ओसाइट। और बाहर लेयरिंग दिखा देते हैं फिर से, साइज को इंक्रीज करके इस तरह से, कैविटी अगेन, एंट्रम। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रेफियन, ग्रेफियन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट आई थिंक, है ना, आई थिंक मैं बोल रहा हूं बट कंफर्म कीजिएगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स, राइट। क्या बन गया, ग्रेफियन फॉलिकल, या जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैच्योर फॉलिकल। ग्रेफियन का स्पेलिंग सही कर दें यार, गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ ही हो जाएगा। GRAAFIAN, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल जब बन रही, टर्शरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बन रही, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें बात हो रही है, द सेकेंडरी oocytes forms a new membrane which is called the zona pellucida surrounding it। तो जो सेकेंडरी oocyte है अपने चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन बना रही है, यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को नाम दे रहे हैं ZP मेम्ब्रेन या जोना पेलुसिडा। ये हमारी है सेकेंडरी oocyte, ये हो गई फॉलिकल्स लेयर। क्लियर है? नाउ the Graafian follicles now rupture to release secondary oocyte from the ovary by the process which is called ovulation। तो अब ये रप्चर्ड करेगी, जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन, याद रखिएगा LH, LH की मात्रा जो होती है मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पीक पर होती है ना, जिसी को हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। ध्यान रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा मैं। मिड ऑफ द साइकिल, मिड ऑफ द साइकिल का मतलब हो गया 14th डे, बहुत आइडियल हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि फिक्स वही है, पर 14 डे, 28 और 27 डेज की साइकिल होती है, तो मिड ऑफ द साइकिल आप निकालो तो 13 to 14 डेज के बीच में हो गया, या 14 डेज, तो हम 14 डेज मान लेते हैं। इस दौरान LH की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फीमेल के ब्लड में, है ना, और ये इन्फ्लुएंस करता है इस स्ट्रक्चर को, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल। किस लिए, रप्चरिंग होने के लिए, इसको ब्रेक होने के लिए। तो जब ब्रेक होगा ये, तो रिलीज क्या होगा, यहां से क्या रिलीज होगा, ये रिलीज हो जाएगा, है ना। इसको यहां बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है भाई, ये रिलीज हो रहा है ना, क्या रिलीज हो रहा है भाई, ये रिलीज हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte को येलो कलर से ही बना देते हैं, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है। उसके बाहर कौन सी लेयर है भाई, जोना पेलुसिडा है,
और फॉलिकल्स हैं, ठीक है, क्या है, फॉलिकल्स हैं। तो पूरी की पूरी फॉलिकल्स नहीं है क्योंकि रप्चर्ड हो गई, तो अब जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहां बचेगा। मान लो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बच रहा है, ये फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर बच रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। रिलीज क्या हुई, सेकेंडरी oocyte के बाहर की मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा। कब हुआ, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, यानी मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। और भी हार्मोन की मात्रा बढ़ती है ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, पीक लेवल पे पहुंच जाता है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं हो रहा, ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरॉन अब कार्पस ल्यूटियम बन गया है तो फिर ये सिक्रीट करेगा। तो ग्रिफिन फॉलिकल रप्चर्ड की एक पार्ट तो निकल गया अपना सेकेंडरी oocyte जोना पेलुसिडा के साथ और फॉलिकल्स। बाकी जो फॉलिकल्स बच रही हैं, है ना, वो क्या फॉर्मेशन करी, कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम का। तो ओव्यूलेशन के समय, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ध्यान रखना है, रिलीज क्या होता है, मैच्योर ओवम रिलीज नहीं होता है। रिलीज क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte विच इज हैप्लॉइड। और ये मियोसिस सेकंड में है, इसमें है मियोसिस सेकंड में है, लेकिन मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं की है इसने। मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट हुआ था, टर्शरी फॉलिकल्स में, जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुई। तो सेकेंडरी oocyte भाई मियोसिस सेकंड करेगी, अभी ये कंप्लीट नहीं कर रही, मियोसिस सेकंड के साथ ही रिलीज हो रही है, कंप्लीशन नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गई है। अब सेकेंडरी oocyte मैच्योर ओवम में कन्वर्ट कब करेगी, देखिए अब ये तो डिपेंड करता है कि ये स्पर्म के कांटेक्ट में आ रही कि नहीं। अगर सेकेंडरी oocyte यानी कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन स्पर्म के कांटेक्ट में आ गया, कौन, सेकेंडरी oocyte, मतलब फीमेल में सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है और उसी दौरान रिलेशनशिप हो रहा है और स्पर्म एंटर कर रहा है, स्पर्म कांटेक्ट में आ रहा है किसके, सेकेंडरी oocyte के। सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में कौन आ रहा है भाई, स्पर्म आ रहा है। अगर स्पर्म कांटेक्ट में आया सेकेंडरी oocyte के, तो सेकेंडरी oocyte नाउ कन्वर्टेड इनटू मैच्योर ओवम, यानी कि यहां पे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। पॉइंट याद रखिएगा ध्यान से कि ये हम बना लेते हैं दो सेकेंडरी oocyte समझने के लिए, है ना। तो इस सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में स्पर्म आ रहा है, तो ये कन्वर्ट हो गई मैच्योर ओवम में। कांटेक्ट में स्पर्म का मैजिक टच जिसे कहा जाए, तो ये मैजिक टच प्रमोट करता है सेकेंडरी oocyte को। दिस वन इज द सेकेंडरी oocyte, और ये कन्वर्ट किस में हो रही है, मैच्योर ओवम में, है ना। क्या कंप्लीट हो रहा है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ, किसका, सेकेंडरी oocyte का, जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया, जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया, टच हुआ, तो इसने, ये टचिंग जो हो रही है स्पर्म की, इसके साथ जो कांटेक्ट हो रहा है, टच में आ रहा है इसके मेम्ब्रेन के साथ, स्टिमुलेट कर रहा है सेकेंडरी oocyte को ताकि कन्वर्ट हो जाए किसमें, मैच्योर ओवम में। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट कांटेक्ट हो रहा है स्पर्म का, ध्यान रखिएगा। सेकेंड केस में यहाँ पे नो स्पर्म कांटेक्ट विथ सेकेंडरी oocyte। इस केस में क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी oocyte है हमारी और कोई भी स्पर्म का कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा भाई, क्या ये मियोसिस मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी, नहीं करेगी, ये एज सच रिलीज हो जाएगी, रिलीजेस एज सच एंड लेटर डीजेनरेट। अगर स्पर्म नहीं आया तो ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी किसमें,
ओवम में या मैच्योर एग में ये एज सच रिलीज हो जाएगी और बाद में डिजेनरेट, है ना ये। तो फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी फीमेल में। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म के कांटेक्ट में आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और ये ओवम कन्वर्ट हो गया जायगोट में, तो ये जायगोट आगे चल के मारूला बना लिया, मारूला आगे चलकर ब्लास्टुला बना लिया, या ब्लास्टोसिस्ट हम लिख देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हाल्ट कर जाए, रुक जाएगी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, जब तक क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी चल रही है, उसके कुछ समय बाद तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी और ये फिर ब्लास्टोसिस्ट जाकर अटैच होगा यूट्राइन मेम्ब्रेन के साथ और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर आगे की प्रोसेस है। तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है आपको। नंबर 1, जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है oogenesis की बिफोर बर्थ, क्या बन रहा है, प्राइमरी उगोनिया बन रही है, उगोनिया ही बोलेंगे, प्राइमरी उगोनिया नहीं, उगोनिया बन रही है और फिर वो कन्वर्ट हो जा रही है प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, तो उगोनिया से प्राइमरी oocyte बनाता है और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होगा कि नहीं कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड करेगा द मैजिक टच ऑफ स्पर्म। अगर स्पर्म टच में आ रहा है सेकेंडरी oocyte के, तो ये कन्वर्ट हो गया, ओवम में नहीं आ रहा है तो एज सच रिलीज एंड देन डिजेनरेट एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन स्टार्ट। सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी, ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, तिबारा 4 बार 10 बार, ये दिमाग में भर के रखना है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी ओवरी से एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ना कि मैच्योर ओवम। अगर स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और रह गई थी, हाँ, जो सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा ये भी अनइक्वल होगा, यहाँ पे अगेन एक पोलर बॉडी बनेगी। अगर स्पर्म के कांटेक्ट में आ गए भाई तो ये डिवाइड करेगी, सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगी और स्मॉल सेल बनाएगी, जिसे सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे आप, या पोलोसाइट, है ना। और ये भी डिजेनरेट कर जाएगी, जैसे प्राइमरी oocyte में होगा, दूसरा सेकेंडरी oocyte में होगा। नाउ oogenesis का टॉपिक कवर हो गया हम लोगों का आज, और कोई सवाल होगा तो आप जरूर बताइएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।